नमस्कार, राज्यसभा टीवी के खास कार्यक्रम विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं दीपक डोभाल। जाट आंदोलन एक बार फिर से सुर्खियों में है। इस बार आंदोलन का गढ़ बना है रोहतक और झज्जर। इन दोनों जगहों से शुरू हुआ आंदोलन धीरे धीरे हरियाणा के कई जिलों में फैल गया है। आंदोलनकारी जाट समुदाय को ओबीसी कोटे के तहत आरक्षण देने की मांग कर रहे हैं, लेकिन सरकार आर्थिक आधार पर कोटे की सीमा बढ़ाने को तो तैयार है, लेकिन ओबीसी श्रेणी में आरक्षण की मांग को फिलहाल नहीं मान रही। दूसरी तरफ आंदोलनकारी झुकने का नाम ही नहीं ले रहे। कई जिलों में फिलहाल रोड और रेलवे सेवा ठप है। विशेष में हम आपको मुकम्मल तस्वीर दिखाएंगे और बताएंगे जाट आंदोलन का अतीत भी। शुरू करते हैं आज का विशेष। हरियाणा में जाट आरक्षण को लेकर राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई है। मामले की गंभीरता को देखते हुए मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने शुक्रवार को सर्वदलीय बैठक बुलाई और आश्वासन दिया कि विधानसभा के अगले सत्र में इस बाबत विधेयक लाया जाएगा। सरकार ने मुद्दे के स्थायी समाधान के लिए भी एक समिति बनाई है जो 31 मार्च तक अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। बैठक में सभी दलों ने विशेष सत्र बुलाने की मांग भी की और इसी बीच प्रदेश में आंदोलन हिंसक भी हो गया और कई इलाकों में अतिरिक्त सुरक्षा बल तैनात करने पड़े हैं। सड़कों पर आरक्षण की मांग में जमा लोग, बाईपास पर ट्रकों की लंबी कतारें और रेलवे लाइन पर लगा मजमा। ये तस्वीरें रोहतक की हैं। बीते रविवार को रोहतक से ही ओबीसी कोटे में 10% आरक्षण की मांग के साथ जाट आंदोलन शुरू हुआ। अब आंदोलन की तपिश राज्य के कई शहर, कस्बे और गांव में महसूस की जा रही है। पब्लिक परेशान है सबसे ज्यादा। बच्चे हो गए, लेडीज हो गई, बूढ़े हो गए, वो कैसे जाएंगे रास्तों से, किस प्रकार से बहुत दिक्कतें आ रही हैं। बहुत पब्लिक में बहुत परेशान है। सभी किसी ने शादी में जाना है, किसी का डॉक्टर के पास जाना है, किसी कहीं जाना है, बहुत दुखी लोग। आंदोलन का असर सूबे के 19 जिलों पर पड़ा है। हमारे सारे रूट बंद हो चुके हैं। 4 लाख का हर रोज जिन डिपो को नुकसान हो रहा। शुक्रवार को आंदोलन और उग्र हो गया। रोहतक में राज्य के वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु के घर में आगजनी की खबर आई तो वहीं प्रदर्शनकारियों पर फायरिंग की भी। मॉब में से किसी व्यक्ति ने देसी कट्टे से एक बीएसएफ के जवान पर गोली चलाई। जो बीएसएफ के जवान को गोली लगी और बीएसएफ ने सेल्फ डिफेंस में गोलियां चलाई। इस बीच आंदोलन खत्म करने की राह तलाशने के लिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने सर्वदलीय बैठक बुलाई। बैठक के बाद मुख्यमंत्री ने सभी दलों की सहमति से विधानसभा के अगले सत्र में जाट आरक्षण बिल लाने की बात भी कही। विधेयक का प्रारूप तैयार करने के लिए हमने एजिटेशन के लोगों को भी कहा है कि प्रारूप तैयार करिए। विपक्ष से भी सुझाव मांगे हैं, उधर से उन्होंने भी लिखित सुझाव देने की बात हमको कही है, लेकिन हम अपनी ओर से, सरकार की ओर से उसका प्रारूप तैयार करेंगे और यदि सहमति बनती है तो अगले सत्र में हम लेकर के आएंगे। सर्वदलीय बैठक के बाद मुख्यमंत्री ने आंदोलनकारियों से शांति बनाए रखने की अपील की। मुख्यमंत्री ने सरकार की ओर से अब तक उठाए गए कदमों की जानकारी भी दी। उन्होंने कहा कि सरकार ने 9 फरवरी और 17 फरवरी को जाट समुदाय के लोगों से बातचीत की थी। यही नहीं, सरकार ने मुख्य सचिव की अध्यक्षता में मसले के हल के लिए एक कमेटी भी बनाई है जो 31 मार्च तक रिपोर्ट सौंपेगी। मनोहर लाल खट्टर ने कुरुक्षेत्र से बीजेपी सांसद राजकुमार सैनी के आपत्तिजनक बयान पर खेद जताया। मैं सब लोगों को विश्वास दिलाता हूं कि यदि राजकुमार सैनी के किसी बयान से किसी को कोई ठेस पहुंची है तो वो बयान वापस लिए माने जाए। बैठक में कांग्रेस और आईएनएलडी ने आरक्षण में सभी का ख्याल रखने की हिमायत की। आईएनएलडी ने तमिलनाडु की तर्ज पर जल्द से जल्द आरक्षण का प्रावधान करने की वकालत की। विपक्षी दलों ने विधानसभा का विशेष सत्र बुलाने पर जोर दिया। जो हमारा आइडियल वो था रिजर्वेशन का, जो सर्व मान्य था, सर्व जातीय मान्य था, उसके आधार पे जो है इसका समाधान निकाला जाए ताकि किसी का नुकसान ना हो
और लाभ सबको मिले। हमने कहा है सरकार को कि आप सत्र बुलाएं, सत्र बुलाकर उसके अंदर आप एक बिल लेकर आए, बाकी उस पर फैसला क्या होना है वो सरकार बताएगी। हमने अपना जो निर्णय था उनको बता दिया और शांति बनाए रखने के लिए हम लोगों से अपील करते हैं। देखिए माहौल उग्र नहीं होना। उधर केंद्र सरकार ने भी जाट आरक्षण के लिए नई राह तलाशने की बात कही है। देखिए माहौल उग्र नहीं होना चाहिए, शांति बनाए रखनी चाहिए, अपील करता हूं। और भारतीय जनता पार्टी पहले से इस पक्ष में है। कुछ कानूनी तकनीकी खामी की वजह से आरक्षण सुप्रीम कोर्ट द्वारा निरस्त हुआ, सरकार इसके उपाय खोज रही है और मुझे उम्मीद है कि जल्द ही ऐसा कोई उपाय हमें मिलेगा जिससे जाट आरक्षण दोबारा लागू हो सके। हालांकि आंदोलनकारी सरकार की विधानसभा के अगले सत्र में जाट आरक्षण बिल लाने के वादे से संतुष्ट नजर नहीं आ रहे। उन्होंने बिल पारित होने तक आंदोलन खत्म करने से इनकार कर दिया है। और हमारे सारे युवा बेरोजगार खड़े हैं आज के दिन, और इनकी जो है ना देश के लिए अन्न पैदा करते हैं, इनको आरक्षण देना पड़ेगा। इसमें से सेंटर हो चाहे हरियाणा गवर्नमेंट हो, इनको देना पड़ेगा, नहीं तो मार पार की लड़ाई लड़ेंगे। हम कोई भी बलिदान देने के तैयार है। इससे पहले जाट नेताओं ने आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग में आरक्षण कोटा बढ़ाने का प्रस्ताव खारिज कर दिया। अमिताभ अरुण दुबे, राज्यसभा टीवी। हरियाणा के रोहतक और झज्जर से शुरू जाट आंदोलन अब पड़ोसी जिलों में भी फैल गया है। आंदोलन के हिंसक होने के बाद रोहतक में धारा 144 लगा दी गई। सुरक्षा कारणों से कई इलाकों में मोबाइल इंटरनेट की सुविधा भी बंद कर दी गई। आंदोलनकारियों का कहना है कि जब तक उनकी मांगें नहीं मानी जाती वो आंदोलन से पीछे नहीं हटेंगे। रोहतक झज्जर एनएच पर दूर तक पसरा ये सन्नाटा पूरे इलाके की कहानी बयां कर रहा है। बीते कुछ दिनों से जाट समुदाय के लोगों ने आरक्षण की मांग को लेकर चक्का जाम कर रखा है। आंदोलन अब फरीदाबाद, कैथल और करनाल तक फैल गया है। रोहतक में हालात की गंभीरता को देखते हुए प्रशासन ने निषेधाज्ञा लागू कर दी है। आपात हालात से निपटने के लिए अर्धसैनिक बलों को भी तैनात किया गया है। कानून व्यवस्था दुरुस्त रखने के लिए अगले आदेश तक रोहतक में इंटरनेट और एसएमएस सेवा बंद कर दी गई है। इलाके में स्कूल बंद हैं। रोहतक से 3 तरफ जाने वाली करीब 120 रेलगाड़ियां रद्द कर दी गई हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग पर चक्का जाम के बाद ट्रकों की आवाजाही ठप है। आज चौथा दिन हो गया, दिल्ली से आ रहा पंजाब जाना, यहीं पे हटे टूल पर ही। फरीदाबाद से आ रहे हैं, हिमाचल जाना है बद्दी। इस रास्ते की परेशानी से निकल नहीं पा रहे, ना रोटी है ना पानी खाने के लिए कुछ है नहीं। परेशान ज्यादा है। हमें नोएडा से आ रहे हैं, हमें जाना है सिरसा। अच्छा। और आज 5वां दिन है। यहाँ खाने के लिए 2 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है और 4-5 दिन, इतना दिन हम लोग हो गए 4-5 दिन। अब आरक्षण के चक्कर में हम लोग यहाँ खड़े हैं। अब 5 दिन हुआ, कोई व्यवस्था नहीं है यहाँ। हम लोग बहुत परेशान है, 5-6 दिन हो गए। रिक्वेस्ट करी है इनसे, ये कह रहे भी हम किसी को तंग नहीं कर रहे, लेकिन तंगी तो होती है शहर में। नहीं, रूट तो डाइवर्ट करे, हमने हर जगह से रूट डाइवर्ट करे हैं। कोशिश कर रहे हैं जो बाहर से आदमी आता है, लोकल आदमी तो निकल जाता है दाएं बाएं, बाहर के आदमी को ज्यादा असुविधा होती है। दिल्ली बहादुरगढ़ के इलाके में फिलहाल हालात तनावपूर्ण लेकिन शांत हैं। आंदोलनकारियों का कहना है कि जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं होती वो आंदोलन वापस नहीं लेंगे। हरियाणा सरकार ने आश्वासन दिया है कि वो आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग में जाटों के लिए सीमा 10 से बढ़ाकर 20% करने पर राजी है। बुधवार को प्रदर्शनकारियों ने मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर से मुलाकात की। मुख्यमंत्री ने आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के लिए सालाना आय की सीमा 2.5 लाख से बढ़ाकर 6 लाख करने का प्रस्ताव रखा था, लेकिन आंदोलनकारी इसे खारिज कर रहे हैं और ओबीसी कैटेगरी में आरक्षण की मांग कर रहे हैं। सरकार हमें बरगला रही है। सरकार ने ईबीसी देने की कोशिश की, इकोनॉमिक बैकवर्ड क्लास। इकोनॉमिक बैकवर्ड क्लास के 2 आधार हैं। पहली बात तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल हो नहीं सकता, कॉन्स्टिट्यूशन में इकोनॉमिक बेसिस पे कोई आरक्षण का प्रावधान नहीं है। दूसरा, जो रिजर्वेशन अगर ओबीसी के 20% दे देते हैं ईबीसी को, वो रिजर्वेशन 69% हो जाती है। और इंदिरा साहनी केस के अनुसार रिजर्वेशन 50% से ज्यादा हो नहीं सकती। ये हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में जाती क्वेश हो जाएगा। सरकार हमारे साथ धोखा कर रही है। हम लंबे समय से रिजर्वेशन की जाट कौम मांग कर रही है। एक ही मकसद है हमारा, हरियाणा में बीसी और केंद्र में जो है ओबीसी में हमें डाला जाए। जो भी सरकार आती है हमारे को बेवकूफ बनाने के सिवाय कुछ नहीं करती। सबसे ज्यादा वोट बैंक इस प्रदेश के अंदर जाट वर्ग का है
और जो सरकार आती है हमें झूठ बोल करके हमारी वोट ले जाती है और फिर हमारे जो मामले हैं उनकी तरफ कोई नहीं देखता। पूरा हरियाणा हमने चक्का जाम कर रखा है और जब तक हमारे जो जमींदार भाइयों पर ना तो जमीन रही है ना नौकरी रही है, वो कहाँ जाए? उनको आरक्षण देके उनका आरक्षण खोसा गया है दोबारा। ये एक आदमी को खाना खिला के उल्टा निकलवाना कितनी बड़ी बात है। और हमारे सारे युवा बेरोजगार खड़े हैं आज के दिन और इनकी जो है ना देश के लिए अन्न पैदा करते हैं, इनको आरक्षण देना पड़ेगा। इसमें से सेंटर हो चाहे हरियाणा गवर्नमेंट हो, इनको देना पड़ेगा, नहीं तो मार पार की लड़ाई लड़ेंगे। हम कोई भी बलिदान देने की तैयार है। जाट एकता। इस मामले में हरियाणा की राजनीति भी गर्मा गई है। कांग्रेस और बीजेपी इन हालात के लिए एक दूसरे को जिम्मेदार मान रहे हैं। 2 तारीख को जब पूर्व में कांग्रेस की सरकार थी, 2 मार्च को कैबिनेट की मीटिंग होती है, 3 मार्च को नोटिफिकेशन जारी हो जाता है और 4 मार्च को चुनाव की अधिसूचना जारी हो जाती है। तो यानी कि 10 साल जिनके केंद्र में सरकार रही और प्रदेश में सरकार रही, वो आखिरी निर्णय के लिए जाटों के आरक्षण की बात करते हैं। वो पॉलिटिकल मोटिवेटेड था, जिसके लिए एक सर्वे कराना चाहिए था। वो सर्वे ठीक से नहीं हुआ। अगर वो सर्वे ठीक से हुड्डा सरकार ने किया होता तो आज उनको आरक्षण मिला होता। जो आर्थिक तौर पे जो बिरादरी हैं, ब्राह्मण हैं, आपके बनिए हैं, पंजाबी भाई हैं, राजपूत हैं, उनको भी आर्थिक तौर पे हमने 10% दिया था। तो किसी भी उसको छेड़ा नहीं, किसी को छोड़ा नहीं और ये आइडियल थी, मतलब रिजर्वेशन पॉलिसी थी। आंदोलनकारियों का दावा है कि आने वाले दिनों में हरियाणा के बाकी इलाकों में भी लोग उनके समर्थन में उतरेंगे। फिलहाल आंदोलन को छात्रों, वकीलों और महिलाओं का समर्थन हासिल है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और जाट लोगों को ओबीसी का दर्जा देने की मांग बहुत पुरानी है। 1953 में काका कालेलकर समिति और उसके बाद 1979 में गठित मंडल कमीशन आयोग ने भी जाटों को ओबीसी का दर्जा ये लोग नहीं दे पाए, ये दोनों कमीशन। लेकिन 2007 के बाद से जाट आरक्षण आंदोलन ने रफ्तार पकड़ी और इस आंदोलन ने कई बार सरकारी मशीनरी तक जाम करके रख दी। 2014 में जाकर यूपीए सरकार ने इन्हें आरक्षण की सौगात दी, लेकिन कोर्ट ने उसे खारिज कर दिया। आइए आरक्षण आंदोलन का जो सफर है उस पर नजर डालते हैं। जाटों की आरक्षण मांग यूं तो दशकों पुरानी है, लेकिन 2007 में दिल्ली में हुई ऑल इंडिया जाट महासभा का ये सम्मेलन आंदोलन की शक्ल में तब्दील हो गया। फिल्म अभिनेता धर्मेंद्र की मौजूदगी और जाट महासभा के तत्कालीन अध्यक्ष दारा सिंह की अगुवाई में यहां से जाटों को आरक्षण देने की मुहिम शुरू हुई। यह तय किया गया कि केंद्र और राज्य सरकार की नौकरियों में जाटों को आरक्षण दिलाने के लिए आंदोलन तेज किया जाएगा। इसके बाद के सालों में जाट आरक्षण की मांग हरियाणा से निकलकर देश के राजनीतिक हलकों में गूंजने लगी। दिल्ली हिसार के बीच बसा माईयर गांव जाट आंदोलन का गढ़ बन गया और यहीं से पूरे आंदोलन की आग फैलने लगी। मंडल कमीशन की रिपोर्ट के बाद यानी 1990 के दशक से अगर जाट आंदोलन की अहम पड़ावों की बात करें, 1998 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंद्र कुमार गुजराल सरकार के वक्त राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने ओबीसी श्रेणी में जाटों को शामिल करने की सिफारिश की थी, लेकिन सरकार ने इन सिफारिशों पर ध्यान नहीं दिया। अगस्त 1999 में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने राजस्थान में ओबीसी श्रेणी के तहत जाटों को आरक्षण देने का वादा किया। इस वादे के बाद बीजेपी को राज्य में ज्यादातर सीटें मिली। अक्टूबर 1999 में वाजपेयी सरकार ने अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी में राजस्थान के जाटों को आरक्षण देने के अपने वादे को पूरा किया, लेकिन इसके बाद दूसरे राज्यों में भी जाटों को आरक्षण की मांग शुरू हो गई। 2004 के लोकसभा चुनाव में इस मुद्दे को फिर हवा दी गई। चुनाव के बाद जब आरक्षण की मांगें नजरअंदाज होने लगी तो कई छोटे आंदोलन शुरू हो गए। मार्च 2007 में दिल्ली में ऑल इंडिया जाट महासभा का बड़ा सम्मेलन हुआ, जिसमें आंदोलन को तेज करने की बात उठी। इसके बाद 2009 में ऑल इंडिया जाट आरक्षण संघर्ष समिति का गठन हुआ। सितंबर 2010 में रिटायर्ड कमांडेंट हवा सिंह सांगवान के नेतृत्व में दिल्ली हिसार रेलवे ट्रैक रोक दिया गया। इस दौरान प्रदर्शन में लाडला गांव के सुनील लांबा की मौत हो गई। मार्च 2011 में माईयर गांव में एक बार फिर आरक्षण ने तेजी पकड़ी। यहां से शुरू हुआ विरोध प्रदर्शन आसपास के जिलों में फैल गया। इस दौरान करीब 13 रेलवे ट्रैक प्रदर्शनकारियों ने बाधित किए थे। अक्टूबर 2011 आंदोलन को लेकर वैचारिक मतभेदों के चलते AIJASS 2 गुटों में बंट गया। एक गुट का नेतृत्व उत्तर प्रदेश के जाट नेता यशपाल मलिक करने लगे और दूसरे के हवा सिंह सांगवान। मार्च 2012 में हिसार के रामायणा गांव में हुई पुलिस फायरिंग में
संदीप कदवासरा नाम के युवा की मौत हो गई। अगस्त 2012 में सर्व जाट खाप महापंचायत ने जींद से अपने आक्रामक आंदोलन की शुरुआत कर दी। आंदोलन को भड़कता देख दिसंबर 2012 में तत्कालीन मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने जाटों समेत 5 जातियों को 10% कोटा देने का ऐलान किया। हालांकि कुछ ही महीनों बाद यानी सितंबर 2013 को AIJASS और खाप महापंचायत ने OBC के दर्जे पर फिर से आंदोलन छेड़ दिया। आखिरकार मार्च 2014 में केंद्र सरकार ने जाटों को OBC के तहत लाने का नोटिफिकेशन जारी किया और जाटों ने आंदोलन वापस ले लिया। UPA सरकार के इस फैसले के आधार पर जाट नौकरी और उच्च शिक्षा में OBC वर्ग को मिलने वाले 27% आरक्षण के हकदार बन गए। नरेंद्र मोदी सरकार ने भी जाटों को OBC आरक्षण की सुविधा दिए जाने के फैसले का समर्थन किया, लेकिन इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में कई याचिकाएं दायर की गई और आखिरकार 17 मार्च 2015 को सुप्रीम कोर्ट ने जाटों को आरक्षण देने का फैसला रद्द कर दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। OBC कोटे के तहत आरक्षण की मांग कई जातियां कर रही हैं। पिछले कुछ सालों से कई जातियों ने अलग अलग राज्यों में बड़े आंदोलन किए। जाट लोगों के अलावा पटेल, गुर्जर और कापू समुदाय के आंदोलन को देश ने हाल ही में देखा है। हाल ही के बड़े आंदोलनों पर एक नजर डालते हैं। ये तस्वीरें हैं गुजरात में महीनों चले पटेल आंदोलन की। 2015 में पाटीदार अनामत आंदोलन समिति के बैनर तले गुजरात में बड़ा आंदोलन चला। आंदोलन में करीब 11 लोगों की जानें गईं। 125 लोग और पुलिसकर्मी बुरी तरह घायल हुए। आंदोलन की कमान संभालने वाले हार्दिक पटेल फिलहाल सूरत जेल में बंद हैं, लिहाजा इस आंदोलन में थोड़ी सुस्ती आ गई। लेकिन गुरुवार से हार्दिक पटेल सूरत जेल में बेमियादी अनशन पर बैठ गए हैं। पटेल समुदाय की मांग है कि OBC कोटे के तहत उन्हें भी आरक्षण मिले। फिलहाल गुजरात में पटेल सामान्य वर्ग में आते हैं। आंदोलन की जद में सिर्फ हरियाणा और गुजरात ही नहीं है, बल्कि फरवरी में आंध्र प्रदेश हिंसात्मक आंदोलन का गवाह बना। आंध्र प्रदेश में OBC वर्ग में आरक्षण की मांग कर रहे कापू समुदाय ने पूर्वी गोदावरी में बड़ा आंदोलन किया। प्रदर्शन हिंसक होते ही कुछ इलाकों में कर्फ्यू लगाना पड़ा। पूर्वी गोदावरी में अतिरिक्त सुरक्षा बलों की तैनाती की गई। प्रदर्शनकारियों ने तुनी स्टेशन पर ट्रेन के 4 डिब्बों में आग लगा दी। इसके बाद मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने आश्वासन दिया कि वो कापू समुदाय को आरक्षण देने पर गंभीरता से विचार करेंगे, लेकिन इसके बाद वहां राजनीतिक आरोपों प्रत्यारोपों का दौर शुरू हो गया। Government will take suitable action in order to provide for reservations in excess of 50%. I am having so much of acquaintance with these people for the last 40 years. Not now. Chandrababu Naidu saying that definitely I will give for reservation. Yours is the oldest issue. I'll consider. But unfortunately 18 months is over after he came in power. But he never cared about the issue of the reservation. Chandrababu Naidu promised earlier before election, that is before election he promised like anything. He want to give the reservation to the Kapu section. Now it is 2.5 years after that they revolted like this. कापू आरक्षण की मांग भी काफी पुरानी है। कापू यानी किसान समुदाय के लोग उत्तरी तेलंगाना और रायलसीमा में रहते हैं। उनकी गिनती अगड़ी जातियों में होती है। आंध्र प्रदेश में उनकी आबादी तकरीबन 16 से 20% है। देश ने आंदोलन का मंजर राजस्थान में भी देखा है। गुर्जरों ने 5% आरक्षण की मांग को लेकर कई बार आंदोलन किया। आखिरकार सितंबर 2015 में राजस्थान विधानसभा में विधेयक लाकर इस मांग को मान लिया गया। देश में आरक्षण को लेकर हाल ही में कई जातियों ने आंदोलन किए हैं। धनगर और गोर बंजारा जातियां खुद को अनुसूचित जाति जनजाति की सूची में शामिल करने की मांग लंबे समय से कर रही है, तो राज्यसभा में निषाद जाति को अनुसूचित जाति और जनजाति में शामिल करने की मांग के साथ प्राइवेट मेंबर बिल पेश किया जा चुका है। मराठा आरक्षण को लेकर महाराष्ट्र में विवाद है, तो वहीं सच्चर कमेटी की सिफारिशों को लेकर मुस्लिम समुदाय भी पिछड़े वर्ग में कोटे की मांग कर रहा है। इसके अलावा भी कई जातियां समय समय पर आरक्षण की मांग करती रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी।
और इस सब के बीच में आरक्षण का जो मौजूदा स्वरूप है उसको लेकर भी कई बार सवाल उठते रहे हैं। वहीं आरक्षण के दायरे को बढ़ाने के लिए भी लगातार आंदोलन हुए। आइए देखते हैं कि समाज में आरक्षण को लेकर किस किस तरह की विचारधाराएं हैं और जाति के आधार पर बटे भारतीय समाज में आरक्षण की क्या भूमिका रही है और आरक्षण को लोग किस तरह से देख रहे हैं। आरक्षण को लेकर बहस काफी पुरानी है। जब भी आरक्षण को लेकर आंदोलन तेज होता है तो इस पर बहस तेज हो जाती है। मोटे तौर पर इसमें 4 विचार सामने आते रहे हैं। एक तबका आरक्षण के दायरे को और बढ़ाने के हक में है। दूसरा पक्ष आधार बदलने का हिमायती है। तीसरा तबका आरक्षण का लाभ पाने वाले जातियों के बीच सिर्फ गरीबों को फायदा देने के हक में है, जबकि चौथी श्रेणी आरक्षण व्यवस्था को ही खत्म कर देना चाहती है। आरक्षण की शुरुआत सामाजिक और शैक्षणिक तौर पर पिछड़ों को फायदा पहुंचाने के लिए हुई थी। बाद के दौर में आर्थिक आधार को शामिल करने का मसला प्रमुखता से जुड़ गया। ये बात भी उठने लगी कि जो तबका आर्थिक तौर पर सशक्त हो चुका है उसे आरक्षण के दायरे से बाहर किया जाए। हालांकि संविधान में आर्थिक आधार का कहीं जिक्र नहीं है, लेकिन मंडल कमीशन के बाद से इस बहस ने काफी ठोस रूप ले लिया है। जानकार इस बहस को राजनीतिक मानते हैं। 7 अगस्त 1990 को तत्कालीन प्रधानमंत्री वीपी सिंह ने बीपी मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू कर दिया। इसके तहत अन्य पिछड़ी जातियों को 27.5% आरक्षण दिया गया। इसके बाद आरक्षण विरोधी आंदोलन भड़क उठा। आरक्षण विरोधियों की दलील थी कि आरक्षण की व्यवस्था संविधान की मूल भावना के खिलाफ है। मूल अधिकारों से संबंधित संविधान के अनुच्छेद 15 के तहत हर नागरिक को समानता का अधिकार है। जाति, धर्म, नस्ल, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता। लेकिन इसी अनुच्छेद के उपबंध यानी 15(4) के तहत राज्य को अधिकार है कि वो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और सामाजिक और शैक्षणिक तौर पर पिछड़े तबकों के लिए विशेष व्यवस्था कर सकता है। इतना ही नहीं, आरक्षण को लेकर बहस में कई मुद्दे हैं जो समय समय पर उठते रहते हैं और गंभीर चर्चा होती रही है। मोहम्मद फतेह टीपो के साथ दिलीप खान, राज्यसभा टीवी। विशेष में आज इतना ही। देश और दुनिया के तमाम अहम घटनाक्रम के लिए आप बने रहिए राज्यसभा टीवी के साथ।